ओके गाइस, फैंस ऑफ हमारा प्रिंसिपल है, हमारा की पॉलिसी है आई शुड से कि फैंस ऑफ होने चाहिए। अब तो टॉफी चॉकलेट खा के हिम्मत तो आई गई होगी कि फैंस ऑफ कर सकते हो। चलो सो आज तक का जितना ओपनिंग बैलेंस था मैंने सब पूरा कर दिया है। नो बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है? ओके, न्यू असाइनमेंट्स चैप्टर नंबर 4 टू बी सबमिटेड इनटू नेक्स्ट क्लास एंड देन योर चॉकलेट्स वुड बी ड्यू। एसी इज नॉट वर्किंग क्या? ओके, नो प्रॉप्स। चलिए आ जाइए। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 के 2 फ्लो चार्ट्स बना लेते हैं, ठीक है? लास्ट क्लास में अपन ने कुछ टॉपिक किया था विद रिस्पेक्ट टू बीपीए, तो 2 फ्लो चार्ट्स बना लेते हैं। आ जाइए फटाफट से। चैप्टर नंबर 1 is divided into total 5 parts. How many parts? 5 parts. Part A, Part B, Part C, Part D and Part E. कौन सा पार्ट किसके रिलेशन में, वो भी यहीं लिख दूं क्या पहले से ही? बोलो। तो पार्ट ए तो आप लोगों ने पढ़ा था ना, किसके रिलेशन में था? बीपीए, वेरी गुड। बीपीए के रिलेशन में है पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर बी इज इन रिलेशन टू ERM. I repeat, ERM. Part number C is in relation to risk and controls. Risk and controls. Risk and controls. Part number D is in relation to risk and controls specific. Risk and controls specific. And part number E is in relation to law. Part number E is in relation to law. Okay. Part A, which is BPA, इसमें अपन लोगों ने कितनी चीजें पढ़ी? 6। सबसे पहले क्या पढ़ा? बीपीए का कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन और मीनिंग, व्हाट एवर यू वांट टू से। कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज करा देती हूँ। मैंने आपको बताया था जो हमारी डिफिकल्ट वाली डेफिनेशन थी वो ये थी कि पहले तो हम क्या करते हैं, हम ऑटोमेशन लगाते हैं। ऑटोमेशन लगाने का मतलब क्या है? अपनी एंटिटी के अंदर एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करते हैं, एप्लीकेशंस को लगाते हैं एंड उसके बाद उन एप्लीकेशन क्या करते हैं, थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने पहले एक डायलॉग सुना होगा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो सिमिलरली पहले एप्लीकेशंस लगाएं और फिर उसको इस्तेमाल करें। दिस इज द ऑटोमेशन। उसके बाद अपन लोगों ने क्या पढ़ा? बीपीए के ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव का निमोने क्या था? CIAT, वेरी गुड, CIAT, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी एंड टाइमलीनेस। फटाफट कंप्लीट कीजिए। सिद्धि कम से कम रेफर करा कर जब फ्लो चार्ट बनाती है बुक्स, दिमाग में रिकॉल होगा। आज मैं बहुत टेंशन में हूं अंदर खाते, क्योंकि रिजल्ट है, पता नहीं कब आ जाए। सबसे बड़ी बात तो ये बदतमीज तुम्हारे, मैं बता रही हूँ अगली बार मैं मजे लूंगी, आगे आ गया ऐसे मजे लूंगी तो तुम वो याद रखोगे। हाँ, आ गया। अगर आ जाता ना तो मेरा फोन पॉपअप करना चालू कर देता। ओके, सो ऑब्जेक्टिव क्या है? CIAT, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी एंड टाइमलीनेस। हेलो आदि, हाँ बताओ, CIAT का फुल फॉर्म है? सी से कॉन्फिडेंशियलिटी,
वेरी गुड, चलो दिस इज अबाउट द ऑब्जेक्टिव. उसके बाद डोंट ट्राई टू लुक बेनिफिट्स. बेनिफिट्स का निमोनिक क्या था? ये तो सब बता ही सकते हैं, क्वार्टर वेज. क्यू से क्वालिटी, क्यू से क्वालिटी, टी से टाइम सेविंग, आर से रिड्यूस्ड कॉस्ट, वी से विजिबिलिटी. विजिबिलिटी का कीवर्ड क्या था? स्टेटस. वेरी गुड. अब मैंने सोचा है कि ना अपने बैग में ना टॉफी का चॉकलेट का पैकेट रखा करूंगी. तुरंत ही जैसे किसी ने अच्छा जवाब दिया, मैं खुश हुई, तुरंत चॉकलेट टॉफी, ज्यादा मजा आएगा. क्या कहते हो? है ना? हाँ, इससे तो मैं टेंटिव भी रहोगे क्लास में. और जितना अच्छा जवाब उस लेवल की चॉकलेट. ठीक है. ई से बताओ एफिशिएंसी और जी से गवर्नेंस. सो कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, बेनिफिट्स. उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, सबसे लंबा वाला आंसर. कहने को तो इसमें 8 स्टेप्स है, बट वैसे इसमें 9 स्टेप्स हैं. 8 स्टेप्स कौन कौन से थे? सबसे पहले नीड, यानी कि वाई, नीड. उसके बाद LR, रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कि लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. उसके बाद क्या करेंगे? उसको डॉक्यूमेंट. एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर लिखेंगे. फिर क्या करेंगे? उसको डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होने चाहिए? गोल्स. गोल्स कैसे होने चाहिए? स्मार्ट. उसके बाद जाने से पहले, मैनेजमेंट पे जाने से पहले किसकी हेल्प लेंगे? कंसल्टेंट. कंसल्टेंट का नाम क्या है पूरा? BPC. उसके बाद क्या निकालेंगे प्रोजेक्ट का? ROI. क्या निकालेंगे? ROI. उसके बाद अगर ROI पॉजिटिव होगा तो मैनेजमेंट मान जाएगा तो डेवलप कर देंगे क्या? BPA. विद द हेल्प ऑफ BPC. मिस्त्री ही तो करेगा ना, राइट? जो मिस्त्री होगा वही तो सॉफ्टवेयर को बनाएगा. सो हु इज गोइंग टू डेवलप द BPA? BPC. और उसको लाइव लाने से पहले क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे. इंप्रूवमेंट्स चाहिए होगी, इंप्रूवमेंट्स करेंगे. और लास्ट इज इम्प्लीमेंटेशन. तो लिख लीजिए फटाफट. नीड, LR, डॉक्यूमेंट, गोल्स, BPC, ROI, डेवलप, टेस्ट. उसके बाद नेक्स्ट, ऐसे कौन से प्रोसेस है जहां पर BPA लग जाना चाहिए, राइट? चलिए, सो प्रोसेसेस, जहां पर BPA लग जाना चाहिए. 5 प्रोसेस थे. पहला वाला जहां पर क्या हो रही है? रिपीटिशन हो रही है. क्या हो रही है? रिपीटिशन हो रही है. ऐसा प्रोसेस जहां पर कौन इन्वॉल्व है? लोग इन्वॉल्व है. मल्टीपल पीपल. थर्ड, ऐसे प्रोसेस जो क्या है? टाइम सेंसिटिव. ऐसा प्रोसेस जिसमें हमें क्या चाहिए? ऑडिट ट्रेल. और ऐसा प्रोसेस जो क्या करता है? दूसरे को इम्पैक्ट करता है. इम्पैक्ट अदर प्रोसेस. इसका कोई एग्जाम्पल दे सकता है मुझे? मार्केटिंग एंड सेल्स. नेक्स्ट इज चैलेंजेस, और यू कैन से नेगेटिव पॉइंट्स. इसका निमोनिक क्या था? एड्स. ए से ऑटोमेटिक द रिडंडेंट प्रोसेस. रिडंडेंट का मतलब क्या होता है? यूजलेस. ऑटोमेट कर रहे हैं किसको? रिडंडेंट प्रोसेस को. आई से इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट.
अगर किसी चीज की कॉस्टिंग इतनी ज्यादा होगी जितने उसके बेनिफिट्स भी नहीं है तो हम क्यों ही करेंगे उसको इम्प्लीमेंट। डी से डिफाइनिंग द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। डिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में आपको एक बारी समझा देती हूँ। डिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का मतलब क्या होता है? ऑब्वियस ही बात है, जैसे अभी आप लोग कितने परेशान थे ना कि न्यू सिलेबस आने वाला है और जो एग्जिस्टिंग वाला है इसमें क्या क्या होगा, ट्रांजिशन कैसे होगी, राइट? ऐसा ही जो एक कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो रहती है वहां पर जहां पे हम बीपीए लगाने वाले होते हैं। वो भी इतनी टेंशन में होते हैं कि अपन मैनुअल पे काम कर रहे हैं और उसके बाद किस पे लेके जाना है, हमको ऑटोमेशन पे लेके जाना है। तो ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। सो इसमें क्या ध्यान रख सकते हो आप? द ट्रांजिशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ओके, नेक्स्ट ऐसे स्टाफ रेजिस्टेंस। ये तो हमारा ह्यूमन नेचर है ना कि हम कुछ भी करने से पहले क्या करते हैं? रेजिस्ट करते हैं। ओके, so this is all about part A of the chapter which we have already done in the previous class. Now the next is part B of the chapter. Part B deals with ERP। कौन बोला रे? ERP नहीं, ERM। कौन बोला? चलिए, part B which is in relation to ERM। ERM का फुल फॉर्म क्या है? एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। पिछले 2-3 अटेम्प्ट से ना इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं, 5-5 नंबर के आ रहे हैं। तो अब आपके वाले अटेम्प्ट के लिए आप इसको हल्के में ले सकते हैं, बहुत बारी आ चुका है सवाल। अगर आएगा तो मैक्स टू मैक्स कोई MCQ आ सकता है। क्या बोल रहे हैं? मुझे बता, अरे बता तो। नहीं, अब तो हम सुन के रहेंगे। बता, अब तो हम सुन के रहेंगे। क्लास आगे नहीं बढ़ेगी जब तक या तो जिसने बोला है वो ना बता दे या जिसने सुना है वो ना बता दे। मन डोल रहे तेरा न्यू स्कीम पे? बेटा देखो, आज नहीं तो कल तो तुम्हें पढ़नी पड़ेगी, ध्यान रखना, पहली बात। दूसरी बात, जस्ट मैं एक बात बोलती हूँ कि अच्छी बात है अगर मैं एज अ स्टूडेंट देखूं तो हाँ, सब्जेक्ट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। एज अ स्टूडेंट इट इज वेरी मच गुड। हम हमेशा चाहते हैं कि कुछ ना कुछ तो कट हो ही जाए, राइट? डेफिनेटली दिस इज अ काइंड ऑफ एडवांटेज। अगर कल को कोई और सब्जेक्ट भी माइनस होता, मान लो अकाउंट्स में से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स माइनस हो जाते, आप डायरेक्टली फाइनल से पढ़ते, आपको और खुशी होती, राइट? तो वो तो एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रिडक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर हैप्पीनेस, राइट? ये तो ऑब्वियस ही बात है, बट स्टिल ये एक एंड नहीं है चीजों को लेके। और तुम टेंशन मत लेना, तुम्हें बार बार EIS सताएगी। तुम जितना से दूर जाओगे उतना करीब आएगी तुम्हारे, ध्यान रखना। हाँ क्या? अरे अब ये ले, अब कुछ नहीं बोल। नहीं, मैं नहीं सताने वाली, मैं हुई थी ना ऐसी, सब जैसा सताने वाला है। और एक और बात, अच्छी बात, क्योंकि ये लास्ट अटेम्प्ट है, ये तो समझ में आएगी आप लोगों को। तो गाइस, दिस टाइम द रिजल्ट इज गोइंग टू बी सुपर्ब। जिस भी सब्जेक्ट का आखिरी अटेम्प्ट होता है ना उसमें नंबर भर भर के बढ़ते हैं। मतलब पेपर बहुत आसान होगा, चेकिंग भी बहुत ईजी होगी, बिकॉज वो आपको पास करना चाहेंगे। जारी है, हाँ जारी है, आज भी जारी है 1 लाख वाली स्कीम। If a student scores 90 plus, then that student is going to get 1 lakh without any deduction. No deduction. So ये बहुत बड़ी बात थी, right? चलो, so ERM stands for Enterprise Risk Management. Okay, इसमें सिर्फ 3 चीजें पढ़नी है अपन लोगों को। Definition, benefits and components। कंपोनेंट्स, इसके 8 कंपोनेंट है। देखो पार्ट नंबर बी जो है,
पार्ट बी अगर मैं आपसे पूछूं तो जो पार्ट बी है, बी दिखने में 8 जैसा लग रहा है ना, ठीक है, तो 8 इसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। एग्जाम में बेनिफिट्स भी काफी बारी आ चुके हैं, कंपोनेंट्स भी काफी बारी आ चुके हैं। ओके, सो वी हैव टू स्टडी ERM एंड देन वी आर गोइंग टू फुलफिल दिस फ्लो चार्ट। ओके, वापस जाएं, ERM को शुरू करें, आइए। ओके, so ERM stands for Enterprise Risk Management. ERM definition, benefits, framework and its 8 components. 8 component को मिला के ही क्या बनता है, फ्रेमवर्क बनता है। तो फ्रेमवर्क पूछे तो भी सेम आंसर, कंपोनेंट पूछे तो भी सेम आंसर। चलिए डेफिनेशन पे थोड़ा फोकस कर लेते हैं। एज आई मेंशन कि MCQ आ सकता है, तो डेफिनेशन से आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ओके, चलो डेफिनेशन याद करें। ऑडिट की डेफिनेशन याद है, ऑडिट रेफर्स टू एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ एन एंटिटी वेदर हाथ नीचे कर, हाँ अब बता, तुझे कह रही हूँ, हाँ वेदर, हाँ इररिस्पेक्टिव so as to express an opinion thereon. Okay, आ जाइए। देखिए, ये देखो ERM की डेफिनेशन को मैंने ऑडिट की डेफिनेशन से क्या कराया है, पैरेलली लर्न कराया है। अभी मैं आपको सिर्फ कीवर्ड्स मार्क करा रही हूँ, फिर समझाऊंगी। सो देखिए, आपने कहा था एंटिटी कैन बी प्रॉफिट ओरिएंटेड एंड मे नॉट बी। तो देखिए, एंटिटी विच कैन बी प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट, ठीक है। वहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। यहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा यहां पर ऑब्जेक्टिव है कि क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ठीक है। चलिए, मैंने आपको 2 वर्ड्स जो है क्या किए, टिक मार्क कराए। ओके, अब ध्यान से सुनते हैं ERM की डेफिनेशन के बारे में। ERM यानी कि एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। मैं आपसे हमेशा एक बात कहती हूँ कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता कि एक एंटरप्राइज अपने रिस्क को 0 कर दे। हो सकता है क्या? नहीं। अगर मैं अपन लोगों की बात करूं, अगर अपन लोग चाहते हैं कि हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहे जो रिस्क फ्री है, तो किसी ने बोला बाहर मत जाओ, रोड पे एक्सीडेंट हो जाएगा, तो आप रोड पे नहीं गए, तो क्या घर बैठे कुछ हो नहीं सकता? हो सकता है। तो जैसे आप लोग कभी रिस्क फ्री इन्वायरमेंट में नहीं हो सकते, सिमिलरली क्या एंटरप्राइज कभी भी रिस्क फ्री इन्वायरमेंट में काम कर पाएगा? कभी भी नहीं। यानी कि RF कैन नेवर बी 0। RF यानी कि यू अंडरस्टैंड, है ना। तो कहीं भी हमारे पास में जो हमारा रिस्क है वो 0 नहीं हो सकता। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं रिस्क को मिनिमाइज ही ना करूं। I have to make every effort to minimize my risk. Say for example, if someone is saying कि अगर आप रोड पे जाते हो एक्सीडेंट हो सकता है, I have to wear the helmet, I have to drive safely, follow all the rules and regulations. फिर किसी ने कहा नहीं आप घर ही बैठ जाओ, तो हमने कहा ठीक है, हमारे घर में अर्थक्वेक आ सकता है, तो जब मैं घर बनाऊंगी तो मेरा अर्थक्वेक से जो प्रोटेक्ट करने वाली चीज होती है उसको सोच समझ के बनाऊंगी। किसी ने कहा आपका घर जो है गंगा नदी के पास है, तो डूब सकता है, बाढ़ आ सकती है, तो क्या करूंगी? प्रिकॉशंस लूंगी, यानी कि रिस्क को क्या करूंगी? मैनेज करूंगी। तो जब एक एंटरप्राइज अपने इसी रिस्क को क्या करता है? मैनेज करता है। इसी रिस्क को क्या करता है? मैनेज करता है। इसको क्या बोलते हैं? एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। मेरे एग्जाम्पल में हमेशा मैंने सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई किया। रोड पे जा रहे हैं तो एक्सीडेंट हो सकता है, रिस्क को आइडेंटिफाई किया, तभी तो मैनेजमेंट किया। सुनामी आ सकती है, आपको पता नहीं है। मैं आई गेस जब भी वो जो क्या बोलते हैं धूम पिक्चर याद आ रही है, वो आपको दिसंबर के अराउंड, आप बहुत छोटे होंगे, दिसंबर में इट वाज अ ग्रेट सुनामी नियर बाय मुंबई एंड गोवा। मैं बहुत टाइम पहले की बात कर रही हूँ, नियर बाय 2003-04, आप लोग पैदा ही हुए होंगे, है ना। उस टाइम पे
टाइम पे आई वॉज एंजॉइंग, आई वॉज चिलिंग एट दी मुंबई बीच, ठीक है, एंड है ना, और उसके बाद में क्या हुआ वहां पर ना वो सुनामी आई। उस टाइम पे मोबाइल फोन तो थे नहीं, तो हम तो अपना ट्रिप पे गए हुए हैं भाई, हमें कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं होना है। हम वहाँ एंजॉय करने के लिए पहुंचे, हमने कहा यार पब्लिक तो बड़ी कम है, बड़ा सुना तो हमने तो मुंबई ऐसा होता है वैसा होता है यहाँ तो पब्लिक बड़ी कम है। फिर मालूम पड़ा कि भैया तुम भी पतली गली से निकल लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी 2 घंटे पहले सुनामी आया था और पता लगे तुम भी चपेट में चले गए। सो यू नो, यू नेवर नो कि कब क्या हो जाए, बट जब हो जाता है वी ट्राई टू मैनेज द रिस्क। आज भी वो आज भी मेरे को वो याद आता है सिनारियो, जब मैं बीच पे खड़ी हूँ एंड वी आर सेइंग कोई तो है ही नहीं, वाओ वी आर गोइंग टू एंजॉय, नो रश नथिंग, एंड देन वी हैव टू रन एक्चुअली। चलो, सो क्या आपके लोगों के मन में भी गोवा और मुंबई आता है? डेफिनेटली मैं चाहूंगी कि आप लोग पास करें अपना एग्जाम्स और यू कैन प्लान योर गोवा ट्रिप, ठीक है। भगवान करे आपका गोवा का ट्रिप पक्का हो जाए, ठीक है। कि तुम कितने खुश हो गए ना। चलो ओके, सो सबसे पहले मैंने क्या किया, ऐसे इवेंट्स जिनमें पोटेंशियल है कि वो काम खराब कर सकते हैं, उनको क्या करो, आइडेंटिफाई करो। क्या खराब कर सकते हैं? जैसे मान लो मैंने कहा भाई सुनामी आ सकता है, मैंने क्या किया, आइडेंटिफाई किया ऐसे इवेंट्स जो क्या कर सकते हैं, रिस्क दे सकते हैं। देखो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बट हर एक के अंदर पोटेंशियल नहीं होता कि वो हमारा काम खराब करे, राइट। अब जैसे इसने बोला कि मैम रिजल्ट आ गया, कुछ फर्क पड़ता है मुझे इससे? नहीं। तो बहुत सारे इवेंट ऐसे होते हैं जो उसका कोई पोटेंशियल ही नहीं होता। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट दोज इवेंट्स जिनके अंदर क्या है, पोटेंशियल है कि वो हमारे को रिस्क दे सकते हैं। तो सबसे पहले क्या किया हमने, आइडेंटिफाई किया। दैट में इफेक्ट द एंटिटी। पता है क्या किया इसने, एंटरप्राइज वर्ड की जगह एंटिटी वर्ड डाल दिया, क्योंकि एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट था ना, और साथ में क्या लिख दिया, वो एंटिटी प्रॉफिट मेकिंग भी हो सकती है, वो एंटिटी नॉन प्रॉफिट मेकिंग भी हो सकती है, जो कि हमने ऑडिट की डेफिनेशन से चुरा लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले आइडेंटिफाई किया। क्या आइडेंटिफाई किया, ऐसे इवेंट्स जो कि हमारे को रिस्क दे सकते हैं, हमारे को यानी कि हमारी एंटिटी को। फिर उस क्या करेंगे, फिर उस रिस्क को मैनेज करेंगे, बिकॉज नाम ही क्या है, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। क्या करेंगे, उसको मैनेज करेंगे। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर मान लो, कहना नहीं चाहिए, अपन रोड पे जा रहे हैं तो मैंने उसको मैनेज करने के लिए हेलमेट पहन लिया, ठीक है। फिर भी जब भी कोई इंसान नया नवेला ड्राइविंग सीखता है, कभी ना कभी तो वो गिरता ही है अपनी स्कूटी बाइक से। जो लोग ड्राइव करते हैं, जो लोग राइड करते हैं, उनको पता ही है। पहली बार ये 1 महीने के अंदर मेरे को भी ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने भी काफी कुछ करा है ना। सबका ही होता है। तो मुझे एक बात बताओ, आपको क्या लगता है कि मैनेजमेंट में दोबारा पूछती हूँ, मैं इतना मैनेज कर सकती हूँ कि मैं उसको 0 कर दूं? नहीं। तो कितना मैनेज करूं? इतना मैनेज करूं कि मैं उसको झेल सकूं। कितना मैनेज करूं कि मैं उसको झेल सकूं? इसको झेल सकूं की इंग्लिश क्या हुई, विद इन रिस्क एपेटाइट। रिस्क विद इन रिस्क एपेटाइट। एपेटाइट वर्ड कहां से आया? आप लोग डाइट की बात करते हो, एपेटाइट का मतलब क्या होता है, जितनी आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है तो उतना ही खाना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, जितनी जम जा सकती है उतनी ही लेनी चाहिए, अदरवाइज क्या होता है? वाह, मुझे पता ही था आंसर यहां से आएगा। जिसका अगर मान लो कोई इतने नहीं लगा सकता तो उसको इतने लगाने चाहिए? नहीं लगाने चाहिए। मान लो उसकी कैपेसिटी है इतनी सिर्फ, तो उसका रिस्क एपेटाइट कितना हुआ? 2 के ऊपर वो जितना लेगा वो क्या होगा? बस बात समझ आ गई? कोई दिक्कत? तो ये जो वर्ड है आपको याद रखना है कि आपका रिस्क कितना होना चाहिए, इतना कि आप झेल सको। और झेल सको की इंग्लिश क्या है, विद इन रिस्क एपेटाइट। आई रिपीट, विद इन रिस्क एपेटाइट। ओके, सबसे पहले क्या किया, आइडेंटिफाई किया। किसको आइडेंटिफाई किया? ऐसे इवेंट्स जो कांड कर सकते हैं, राइट। किसको इफेक्ट करते हैं? एंटिटी को। एंटिटी प्रॉफिट मेकिंग भी हो सकती है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग भी हो सकती है, राइट। आइडेंटिफाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप वुड बी मैनेज द रिस्क।
मैनेज द रिस्क। मैनेज करने का मतलब क्या है, आप जीरो पे नहीं ला सकते, बट एटलीस्ट आप उतना ले आइए जितना विद इन रिस्क एपेटाइट हो, जितना आप झेल सको। और उसके बाद क्या करोगे आप, क्योंकि आप मैनेजमेंट कर रहे हो ना, मैनेजमेंट कर रहे हो, तो आप क्या दोगे, एक रीजनेबल अश्योरेंस दोगे। जैसे ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है और ओपिनियन में वो रीजनेबल अश्योरेंस देता है, सिमिलरली ईआरएम करने के बाद भी हम क्या कह रहे हैं, भैया रीजनेबल अश्योरेंस है, एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं है ना। यू पीपल अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन रीजनेबल अश्योरेंस एंड एब्सोल्यूट अश्योरेंस। तो ईआरएम करने के बाद भी क्या मिल रहा है, रीजनेबल अश्योरेंस, कि भैया हम जो अपने ऑब्जेक्टिव क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। इस बात का क्या दिया, रीजनेबल अश्योरेंस, नॉट दी एब्सोल्यूट अश्योरेंस। अब एमसीक्यू पूछ सकता है आपसे, बताइए ईआरएम के अंदर आपको किस टाइप की अश्योरेंस मिलती है। आपने ना ऑडिट याद करनी है, रीजनेबल अश्योरेंस। अगर मान लो ईआरएम में बात करते हैं तो क्या नॉन प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी भी आ जाएगी, अगेन ऑडिट को याद करो, हाँ बिल्कुल आ जाएगी। इज दैट क्लियर। चलिए सबसे पहले क्या किया, सेकेंड मैनेज, कितना, विद इन रिस्क एपेटाइट, और उसके बाद प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस। डन 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 डन। चलिए सो दिस इज ईआरएम की डेफिनेशन। अब आगे चलते हैं ईआरएम के बेनिफिट्स एंड ईआरएम के फ्रेमवर्क एंड द 8 कंपोनेंट्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डू विद द 8 कंपोनेंट्स। सो उसने यही बोला है कि ईआरएम जो होता है, ईआरएम इज अ फ्रेमवर्क जिसमें कि क्या है, हमारे पास 8 कंपोनेंट्स हैं जो कि आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड हैं। चलिए तो हम 8 कंपोनेंट्स के बारे में देख लेते हैं। ये रहे आपके 8 कंपोनेंट्स, इंटरनल एनवायरनमेंट, ऑब्जेक्टिव सेटिंग्स, इवेंट आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट, रिस्क रिस्पांस, कंट्रोल एक्टिविटीज, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड दी मॉनिटरिंग। कितना गंदा लग रहा है ना, इतने सारे पॉइंट्स हैं, कोई बात नहीं, हल्के में ले सकते हो क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है और बेनिफिट्स भी आ चुके हैं, हल्के में ले सकते हो, जितना याद हो उतना याद कर लो। ओके, नेक्स्ट पेज पे हमारे को इसकी एक्सप्लेनेशन दे के रखी हुई है, तो हम सीधा एक्सप्लेनेशन वाले पेज पे ही आते हैं। चलिए ओके, सबसे पहले ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं आपको समझा रही हूं, फिर आपको याद करने के लिए एक छोटा सा टेक्निक है मेरे पास, वो आपको दे दूंगी, ठीक है। मैं एक बात कहती हूं, मैंने कहा सचिन से, सचिन एब्सेंट प्रेजेंट, अरे एब्सेंट है वो, तो मैंने कहा वंश से कि वंश ध्यान से जाना रोड पर, हेलमेट पहन के जाना, कुछ भी हो सकता है, बी सेफ। अब वंश चौड़ में देख लेंगे जो होगा। तो वी हैव टू टेस्ट द इंटरनल एनवायरनमेंट, हाउ द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज दे लुक अप टू द रिस्क। अगर उनके अकॉर्डिंग रिस्क ही नहीं है तो घंटा मैनेजमेंट। सबसे पहला पॉइंट क्या है, इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी कि लोग रिस्क को कैसे देखते हैं। अब जैसे ऑब्वियस सी बात है, इफ आई टॉक टू माय ब्रदर, इफ आई टॉक टू यू पीपल जो कि आपके जेन जी के हैं, वो तो ऐसी चौड़ में ही चलते हैं। एंड यू नो, यू जस्ट टॉक टू पीपल जो कि 60 क्रॉस है, वो ड्राइव सेफ करेंगे, बिल्कुल आराम आराम से 30 की स्पीड पे चलाएंगे, टेंशन फ्री होकर चलाएंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस आई कैन सी दैट। सो क्यों, क्योंकि वो रिस्क को देखते हैं कि भैया कुछ हो गया तो हड्डी जोड़ने में भी तो टाइम लग जाएगा, पूछो नहीं, राइट। सो सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की जो एम्प्लॉइज हैं वो रिस्क को कैसे देखते हैं, उनका क्या व्यू पॉइंट है। इतना पॉइंट समझ में आ गया, ओके। उसके बाद नेक्स्ट इज, हमारे को ये देखना है कि जो आपने कहा था ना, रीजनेबल एश्योरेंस दी थी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ये ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाएंगे, तो भैया ऑब्जेक्टिव तो बता दो कि ऑब्जेक्टिव है क्या जिनको तुम्हें पूरा करना है। तो 2 बात आया समझ में। एक, पहली बात कि हमारे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज जो है, जो इंटरनल लोग हैं, वो रिस्क को कैसे देखते हैं, और दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है जिसे हमें अचीव करना है। तो एक तरफ एम्प्लॉइज, एक तरफ ऑब्जेक्टिव। ओके, आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट, इवेंट आइडेंटिफिकेशन कहां से आया, डेफिनेशन से आया। सबसे पहले क्या करते थे हम, इवेंट को आइडेंटिफाई करते थे, ऐसे इवेंट, ऐसे फैक्टर्स जो क्या करेंगे, दैट में इफेक्ट दी एंटिटी। लिखो वापस वही, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। नेक्स्ट,
रिस्क असेसमेंट, फिर हमने क्या किया था, रिस्क को असेस किया था और फिर रिस्क को रिस्पॉन्ड किया था। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। रिस्क को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब हमें रिस्क को मैनेज करना ना, तो मैनेज का मतलब क्या है, उसको असेस कर लो और उस पर क्या करो, रिस्पॉन्ड दो। जैसे कि आपने प्रिकॉशन लिया था ना कि आप 9 2 11 हो जाएगा अगर वहां पे सुनामी आ रही होगी, तो सिमिलरली रिस्क को असेस करो और रिस्क को रिस्पॉन्ड करो। रिस्क को असेस करने का मतलब क्या है कि भैया कितना रिस्क है, कहां से आ रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड देन you have to manage the response, how we are going to respond to that particular risk। अगर मान लो वो within risk appetite हुआ, good, कोई दिक्कत नहीं। अगर outside the risk appetite हुआ तो then we have to make a plan in order to manage that risk। अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कंट्रोल एक्टिविटीज। आगे ऐसा ना हो इसके लिए मैं क्या करूंगी, कंट्रोलिंग करूंगी, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाऊंगी ताकि आगे ऐसा ना हो। उसके बाद जो पॉलिसी बनाऊंगी वो पॉलिसी अपने पास नहीं रखूंगी, क्या करूंगी, शेयर कर दूंगी टू द एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। अगर टॉप लेवल ने पॉलिसी बनाई होगी तो बिजनेस को कम्युनिकेट हो जाएगी, बिजनेस ने बनाई होगी तो फंक्शनल लेवल को कम्युनिकेट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट, ओके। उसके बाद मॉनिटरिंग, यानी कि वी हैव टू मॉनिटर वट एवर वी आर डूइंग दैट वाज एज पर आवर पॉलिसीज और प्रोसीजर नॉट, इफ नॉट वी हैव टू मॉनिटर एंड वी हैव टू मॉडिफाई एज पर दी नीड। आपको पता ही है कि अगर हम डेविएट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें मॉडिफाई करना पड़ता है। व्हाई दिस मॉडिफिकेशन इज बीइंग डन? बिकॉज अगेन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन में लास्ट वर्ड क्या बोलता है वो, मेकिंग एडजस्टमेंट्स ओवर दी टाइम, यानी कि एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग। आज आपने आइडेंटिफाई किया कि मेरा एग्जाम्पल जो रिस्क है दैट इज एग्जाम्पल बोल दैट इज 8, मैं उसको न्यूमेरिकल में लेके जा रही हूँ, दैट इज 8। हो सकता है कल को जाके वो 10 हो जाए और हो सकता है कल को जाके वो 7 हो जाए, यू नेवर नो। सो वी हैव टू मॉडिफाई आवर ERM। इज दैट क्लियर? बात समझ आई? चलिए तो आइए एक बारी इसकी रीडिंग लगा लेते हैं। आप लोग अपने लेवल से रीडिंग लगा लीजिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। डन? ओके, अब देखिएगा टोटल कितने पॉइंट्स अपने पास, काउंट भी नहीं करे, रीडिंग कर ली। हाउ मेनी पॉइंट्स? 8 पॉइंट, ठीक है। आपके पास स्टिकी नोट्स है, स्टिकी नोट्स निकाल लीजिए, जिनके पास नहीं है वो दूसरों से मांग लीजिए। क्या हुआ? हाँ वंश, ऐसे करते हैं? अगर तूने नहीं भी किया फिर भी कर्टसी होती, उठ के उठाना चाहिए था बैग।
वो उठा रही थी, वेरी बैड। किसका बैग है? बैग भी तेरा ही है, वाह बहुत ही बढ़िया। मतलब ऐसे सर पे नहीं चढ़ाते लोगों को। हाँ, कर्टसी छोड़े तो खुद का ही बैग था, वेरी बैड। ओरिएंटेशन की क्लासेस में तेरी वाट लगने वाली है। Need to know about more of the etiquettes. Okay, are you aware about the abbreviation, or I can say the acronym CCM? CCM stands for Central Council Member. Okay, पता है ना? Central Council Member. ये देखो, ICA का क्या स्ट्रक्चर होता है? ICA का क्या स्ट्रक्चर होता है? सेंट्रल, रीजनल, ब्रांचेस। ठीक है, सेंट्रल यानी इंडिया, इंडिया को डिवाइड किया इनटू रीजन्स। हाउ मेनी रीजन्स ICA इज बाइफर्केटेड टू? 5 रीजन्स। बीप 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 था ये। 5 regions for the members and 6 regions for the students. We include foreign, FRO. You have NRO, CRO, as well as we have FRO, that is foreign registration. And हमारे पास क्या है? न्यूज प्लस सेंट्रल, ये 5 क्या हमारे रीजन्स हैं। अब हर रीजन्स पे क्या होती है? ब्रांचेस होती हैं। जैसे मान लो नॉर्दर्न रीजन्स में भी क्या होंगी? बहुत सारी ब्रांचेस होंगे, और सेंट्रल रीजन में क्या होंगी? बहुत सारी ब्रांचेस होंगी। ठीक है, तो यहाँ के मेंबर को क्या बोलते हैं? ब्रांच मेंबर। यहाँ के मेंबर को क्या बोलते हैं? रीजनल मेंबर। ये दिस इज BM, दिस इज RM, और यहाँ के मेंबर को क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेंबर, और क्या? सेंट्रल काउंसिल मेंबर, बिकॉज एक काउंसिल बनती है। ओके, ये मत नोट कर लेना साइड वाला। मैं तो जब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाती हूँ तो यही वाला एग्जाम्पल से ही लेवल्स पढ़ाती हूँ, ताकि आप लोगों को ICA के बारे में भी पता होना चाहिए। अब आप अगर मान लो नॉर्दर्न रीजन की बात करें, सो द ब्रांचेस लाइक फरीदाबाद, ब्रांचेस लाइक हिसार, ब्रांचेस लाइक गुड़गांव, ये किसमें आती है? सारी नॉर्दर्न रीजन के अंदर आती है। आपका भी तो NRO होगा ना, नॉर्दर्न रीजन। पहले जब बच्चे को पता नहीं था ना, तो वो जो नेपाल के स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनका FRO होता है। ठीक है, और सब मान लो पता किया बच्चों ने आपस में, तेरा FRO है, तू फॉरेनर है, कहते ही उसके बाद अच्छा तो नेपाल का ही है, डीम टू बी फॉरेनर। तो कल को अगर आपको इलेक्शन लड़ना हो, ऐसे ही तो लड़ोगे? पहले ब्रांच क्लियर करोगे, फिर रीजन पे जाओगे, और फिर सेंट्रल काउंसिल। किसी की इच्छा है पॉलिटिक्स में जाने की? एनीवन? नो, नो वन? अभी नहीं? ओ वाह वाह, अभी जा कौन सकता है? नहीं मतलब ये बताओ, एनी स्टूडेंट जिसका की डेट ऑफ बर्थ, जैसे मान लो होता है, मैं आप बताती हूँ, मेरा 31 को बर्थडे होता है, 31 जुलाई, तो 3 + 1 = 4। ऐसे किसी का डेट ऑफ बर्थ 7 है क्या? सम भी 7 हो? हाँ, नहीं है क्या किसी का 7? अरे लो यार, तुम्हारे लिए इजी कर देती हूँ, तुम्हें सम भी करना नहीं आता। 7, 16, उसके बाद 25 है किसी का डेट ऑफ बर्थ? है? ऐसे लोगों के पॉलिटिक्स में जाने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, एंड दे एक्सेल इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स करने के लिए भी तो पॉलिटिशियन चाहिए ना, दिमाग चाहिए पॉलिटिशियन का। हाँ, ला डेट ऑफ बर्थ बता। हाँ, आगे
शुक्र 27 को हो गया। वरना तेरा बर्थडे मनाना पड़ता हमें। 27 मेरा भी सेम है। क्या बात है। तभी चलो ठीक है, कुछ नहीं भाई, कंसल्टेंसी चार्जेस एप्लीकेबल। हाँ डिस्काउंट थोड़ा 100 कम दे देना। ऐसी तो बोलते हैं मैम आप 2 रुपए कम दे देना। क्या बताऊं, तुम पूछो। ये कह सकती हूँ कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ है, वैसे तो हम टाइम पे भी जाते हैं बट मेजरली ऑन द डेट ऑफ बर्थ, इसकी मेरी बनेगी नहीं। ये बोल सकते हो। और बाकी जो डेट ऑफ बर्थ है, चाहे तुम्हारी हो चाहे तुम्हारी हो, सीए बनना तो पक्का ही है। कर्म तो करने ही पड़ेंगे ना, कर्म के बिना तो चीजें कुछ नहीं मिलने वाली। आपकी लक में वो चीज है कि नहीं, दैट आई कैन टेल यू, है ना। अब अगर आप काम ही नहीं करोगे तो कोई भी आपको नहीं दे सकता। एंड माइट बी क्या बोलते हैं, आप अगर आप अभी क्लियर कर जाते हैं तो आपका फाइनल का टाइम कब पड़ेगा? 2026 में पड़ेगा। कैसे? 2.5 साल बाद पड़ेगा ना। हाँ तो नवंबर से 2.5 साल काउंट करोगे तो 26 चला गया, चला गया है। बड़ा लेट हो गया है, तो ऐसा लग रहा है जीवन में किसी ने मुझसे कुछ ले लिया। हाँ तो 23 से 25 2 साल, और फिर उसके बाद मई 26। काफी चांसेस होंगे उस टाइम पे निकलने के। दोनों को बता रही हूँ, रैंक रूंक भी ना आ जाए अगर तुम लोग बोथ अपेयर करते हो तो। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। बिना डेट ऑफ बर्थ के बोल सकती हूँ मैं, ये लड़का सबको बेवकूफ बना के आगे निकल जाएगा। बताइए अपनी डेट ऑफ बर्थ क्या है? अरे धीरे धीरे बोला कर। अगस्त क्या? 8। ये तो इसके तेरे तो नाम पे प्रॉपर्टी होगी बेटा, है ना। हाँ बस देखा, ये देखो मैंने तो गैस, मेरे को पता भी नहीं था। अरे नहीं भाई, मैं ये ओ देख लो, तुम सोच लो कितने लेवल का है। अब तो मेरे को पता भी नहीं था किसके पिताजी क्या करता है। नहीं, ही इज वेरी लकी फॉर दी होम। इसके मम्मी पापा के लिए ही इज हैविंग वेरी गुड पॉजिटिव वाइब्स, एंड ही इज अ पर्सन जो कि मतलब हर चीज कर सकता है। जुगाड़ कर सकता है, जहाँ इंसान चुप बैठे हो ये वहां पे शरारतें कर सकता है। और ये जब मतलब किसी को अगर केयर देनी हो तो ये वहां पर भी खड़ा होकर उसकी हेल्प कर सकता है। इसमें तीनों गुण है। हाँ मैं सही बोल रही हूँ? हाँ तारीफ ही करिए तो हाँ ही बोल देते हैं, ऐसी की तैसी। ये जुगाड़ गलत काम में भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि सही काम में ही जुगाड़ होते हैं, सही काम में भी हो जाते हैं। बट योर नंबर्स आर वेरी गुड आई मस्ट से। एंड प्रोबेबली चलो छोटे बच्चे हो भी तुम।
चलिए नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ ERM। क्या हुआ सृष्टि, क्या सोच रही है सृष्टि की डेट ऑफ बर्थ में 2 या 6 आता है? चलिए किसके में आता है? मैं तो बट मतलब मैं क्योंकि क्लास में ज्यादा आती है तो मैंने इसीलिए डिटरमाइन किया कि आता होएगा इसकी डेट ऑफ बर्थ में। सुनाई नहीं दिया? नहीं मैं कह रही हूँ पूरी डेट ऑफ बर्थ में डिजिट्स होती है ना, जैसे ये डेट ऑफ बर्थ थी, कहाँ गई वो? ये एक डेट ऑफ बर्थ है ना, तो इसमें डिजिट्स है ना, कहाँ गई भैया? ये देखो 27022, यानी कि ऐसा करके 6 या 2 तो एटलीस्ट होना चाहिए। ओके चलो एक बार ही ऐसा ही हुआ। क्या होता है ना कि इट इज सो ऑब्वियस दैट व्हेन वी गो फॉर एनी काइंड ऑफ जीवन साथी पर्पस और सो इट द कुंडलीज आर बीइंग मैच्ड, राइट? तो सामने वाला इंसान तो पंडित से कुंडली मैच करा के लाएगा, मैं तो उसके बारे में पहले से ठीक है, वो मुझे बताएगा मेरा ना ये है, मेरा ये इंटरेस्ट है, मेरे को आगे ये करना है। मैंने कहा चल ठीक है, तो बोलता रहा, मैं सुन ही रही हूँ, मेरे लिए फॉर्मेलिटी है खाली। मैं कहा मुझे सब पता है कि तू विदेश जा सकता है कि नहीं जा सकता है, तेरा बिजनेस चलेगा या तू जॉब में रहेगा, तुझसे पहले ज्यादा मेरे को पता है। घर का मुझे बता होगा, तेरे पास घर है नहीं है, मैं फ्लोर्स बता सकती हूँ, आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, नंबर ऑफ किड्स बता सकती हूँ। चलो आ जाओ, 1100 रुपये भी एप्लीकेबल है बेटा। चॉकलेट 1100 रुपए की मतलब एक सेकेंड, मतलब लॉस में मैं ही रहूं, चॉकलेट भी मैंने ही दी थी। ओके सो बेनिफिट्स ऑफ ERM, रिस्क एपेटाइट यहां पर लिखा हुआ है डिग्री, राइट? ओके नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ ERM, यानी कि अगर मैं क्या कर लेती हूँ, रिस्क मैनेजमेंट कर लेती हूँ तो क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। मैं तो कहती हूँ कि अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट कर लेती हूँ सब कुछ अच्छा ही होगा ना, ठीक है? इसको हम कवर करने वाले हैं नीचे से ऊपर की तरफ। आ जाइए, सबसे पहला रेशनलाइज द कैपिटल। अच्छा, आपके पास रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज में एक चीज मनी होता है, आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। सो वहीं से बात करते हैं हम कैपिटल की। सो कैपिटल भी लिमिटेड नेचर होती है, बट अगर आप ERM करते हैं यानी कि रिस्क मैनेजमेंट करते हैं तो आप अपनी कैपिटल को सही तरीके से लगा सकते हैं। जहां पर आप लगाना चाहते हैं वहां पे नहीं लगाएंगे, जहां पर आपको लगता है लगनी चाहिए वहां पर आप लगाएंगे। तो आप क्या करेंगे, कैपिटल को रैशनलाइज तरीके से इस्तेमाल करेंगे। रैशनलाइज, यू अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट इज सीज अपॉर्चुनिटी। सीज का मतलब क्या होता है? ग्रैब कर लेना, रोक लेना। तो अगर आपको पता है यार, मुझे पता है अगले 3 महीने सेल्स नहीं होने वाली, अगले 3 महीने सब ठंडा पहनने वाला है, तो आज ही मैं कोई अपॉर्चुनिटी होगी तो मैं क्या कर लूंगी, ग्रैब कर लूंगी, क्योंकि मुझे पता है आगे गहरा समंदर। ओके नेक्स्ट, प्रोवाइड्स इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स टू द मल्टीपल रिस्क। अब रिस्पॉन्स टू रिस्क, क्या हमने ये वाला पॉइंट पढ़ा था अभी कंपोनेंट के अंदर कि हम रिस्पॉन्स दे सकते हैं? तो रिस्पॉन्स वर्ड तो वहीं से ही आ गया। उसके ऊपर आइडेंटिफाई, ये वाला वर्ड भी वहीं से ही आ गया, यानी कि आइडेंटिफाई, मैनेज, रिस्पॉन्स। एक बार याद करो, डेफिनेशन में 3 बारी लगाओ। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, अलग से भी आ जाता है, मिनिमाइज ऑपरेशनल सरप्राइजेस एंड लॉसेस। आपने क्या किया, रिस्क को मैनेज करने के लिए आपने असेसमेंट करी, तो क्या कोई चीज आपके लिए सरप्राइज होगी? नहीं। अगर आपने ऑलरेडी, आपको लग ही रहा था कि शायद EIS रहे नहीं रहे, आपने फिर भी अपना डिसीजन मेक कर लिया, आपने चीजों को क्या कर लिया, मैनेज कर लिया। तो जब ये नोटिफिकेशन आई कि 24 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो यू पीपल वर द पीपल जिनको ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा, भाई हमें पता है हमारा क्लियर हो जाएगा।
और धरले से नंबर जाएंगे इस बार, मैं खुद बोल रही हूँ, बहुत प्यार से पास होगे तुम लोग। स्टडी मैट के क्वेश्चंस पे फोकस फिर करने दे रही हूँ। स्टडी मैट से मैक्सिमम पेपर आपको देखने को मिलेगा, सच बता रही हूँ। और असली जो असाइनमेंट है ना, इफ यू स्टार्ट डूइंग द असाइनमेंट्स आफ्टर लर्निंग द क्वेश्चंस, सो दैट वुड बी ग्रेट। मैं चाहती हूँ कि अगर आपने वो चीजें कर ली और ये नोट्स, बस इनफ फॉर EIS। SM का पेपर थोड़ा लॉजिकल होगा बिकॉज SM आपके न्यू सिलेबस में भी है। वी आर गोइंग टू फेस ट्रिकी क्वेश्चंस दिस टाइम इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ओके, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट दिखने में आपको आसान लगेगा, याद करने में आपको आसान लगेगा, बट एग्जाम में आपको क्वेश्चंस काफी टेढ़े आने वाले हैं बिकॉज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नए सिलेबस में भी है, और इवन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपके CA फाइनल्स में भी है। इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ, CA फाइनल से भी है। तो आपको ट्रिकी क्वेश्चंस, केस कोर्स जो मिलेंगे ना, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। हो सकता है एक केस के अंदर दो कॉन्सेप्ट लग रहे हो, SM की बात कर रही हूं, हो सकता है कि एक क्वेश्चन के अंदर दो कॉन्सेप्ट लग रहे हो, यू नेवर नो। एक ही क्वेश्चन के अंदर वो बोलेगा कि कॉस्ट लीडरशिप और उसी के अंदर बोलेगा अलायंस। चैप्टर नंबर 4 से अलायंस आ गया और चैप्टर नंबर 5 से कॉस्ट लीडरशिप आ गया। यू नेवर नो, एक के अंदर दो लग सकती हैं। अब दिस वुड बी द लेवल ऑफ द पेपर इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करना आसान होगा, बट यू हैव टू गो विद द वेरियस केस बेस्ड क्वेश्चंस in order to crack it. And EIS में लुल्लू क्वेश्चन पेपर आएगा, कतई देखा पेपर आएगा। आपको हर पे क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है। बस आपको स्ट्राइक करना होगा कि आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान पेपर आने वाला है। चलिए, क्या कह रहा है? देखो, जब ऑडिट की मैं अगर बात करूं तो ऑडिट के अंदर पिछले वाला पेपर जो था ना, वो थोड़ा सा ऐसा आ गया था, तो इस बार एवरेज पेपर आएगा, ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बेकार। ओके, सो ऑडिट का पेपर नॉर्मली आएगा। नॉर्मली का मतलब ये है कि एक क्वेश्चन या 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन ट्रिकी हो सकते हैं। 90% पेपर वुड बी आसान। ओके, वाह, मतलब मैंने कहा था ना, मतलब सीरियस माहौल चल रहा होगा, इस बंदे ने अपना वो डाल के ना पूरा माहौल ही चेंज कर देना है। पेपर मैं नहीं बना रही, मैं सिर्फ अपना थोड़ा सा देख पाती हूँ और थोड़ा सा ऑडिट का देख पाती हूँ कि हाँ भाई क्वेश्चन पेपर कैसा आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा। ऑडिट का पेपर स्टैंडर्ड्स काफी पूछे जा सकते हैं, एंड ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्पेशल ऑडिट्स का सेक्शन काफी ज्यादा हद में ट्रेंड में रहेगा इस बारी। सो यू हैव टू सी टू इट। हाँ, चले आगे। ओके, नेक्स्ट इज एनहांस द रिस्क रिस्पॉन्स डिसीजंस, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट इज लिंक द ग्रोथ, रिस्क एंड रिटर्न। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो, अगर आप ERM लगाते हो तो आप क्या कर सकते हो, अपने रिस्क को क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। सिंपल सी बात है। वो कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन तो ग्रोइंग ही होगा, बढ़ता ही रहेगा, और जब कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्रोइंग होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन तो फिर रिस्की भी होता चला जाएगा। बट हमने कहा नहीं, हम तो ERM भी तो लगाते चलेंगे, यानी कि इट मैनेजेस ग्रोथ, रिस्क एंड रिटर्न। What is that component which manages growth, risk and return? That is ERM. Again important for MCQ. इसका MCQ मैं आपको बताना भूल गई। मिनिमाइज द ऑपरेशनल लॉसेस। आपको कुछ भी सरप्राइज फॉर्म में नहीं मिलेगा बिकॉज आप एनालाइज करके चल रहे हो। सो वो पूछेगा आफ्टर डूइंग डैश वी कैन मिनिमाइज द ऑपरेशनल लॉसेस after doing ERM. और लास्ट इज अलाइन रिस्क एपेटाइट एंड दी स्ट्रैटेजी। रिस्क एपेटाइट यानी कि जितना रिस्क आप झेल सकते हो। अब स्ट्रैटेजी तो बनाई, हम ना क्या करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और पढ़ने की क्षमता 2 घंटे की भी नहीं है। तो रिस्क एपेटाइट कितना है, 2 आवर्स। स्ट्रैटेजी बनाई कि हम तो दिन में 6 घंटा पढ़ेंगे क्लास के बाद। समझ रहे हो? सो ERM बता देगा कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो। तो
अलाइन करता है ये किन दो चीजों को, रिस्क एपेटाइट को और स्ट्रैटेजी को। ऑर्गेनाइजेशन भी तो बड़ी बड़ी फेंकेगा, मेरी ये स्ट्रैटेजी, मेरी वो स्ट्रैटेजी, बट उसके बाद ईआरएम क्या बता देगा, ईआरएम बताएगा देख तेरे बस की ये नहीं है। एट द बैक, यस यू काइंडली स्टॉप टॉकिंग। ओके, बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कोई निमोनिक नहीं है इसका और ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट भी नहीं है। सो वी आर डन विद द ERM। फ्लो चार्ट पे आ जाते हैं और फ्लो चार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। मैं पहले अपना फ्लो चार्ट ढूंढ लेती हूँ। चलिए, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी दो आप आराम से कर सकते हैं। डेफिनेशन में सबसे पहले क्या किया अपन लोगों ने, आइडेंटिफाई किया, वेरी गुड, आइडेंटिफाई किया। उसके बाद क्या किया, मैनेज किया, यानी कि विद इन रिस्क एपेटाइट, और फिर क्या दे दिया हमने, रीजनेबल अश्योरेंस। फटाफट लिख लीजिए, रीजनेबल अश्योरेंस। कंपोनेंट्स कितने थे, 8 थे। वो जो डायग्राम मैंने बनवाया था वो डायग्राम यहां बना लीजिए और उसके बाद बेनिफिट्स लिख दीजिए एनी 5। गहरा समंदर, अभी तक तो नहीं आया रिजल्ट। 11-12 बजे आएगा। क्लासेस पे क्लासेस हैं, डील भी नहीं कर पाऊंगी बच्चों से शाम को। CCM स्टैंड्स फॉर, पहले कंट्रोल करोगे यानी कि पॉलिसी बनाओगे, फिर कम्युनिकेट करोगे, फिर मॉनिटर करोगे। देखना दूसरी कॉपी नहीं ठीक है। आंसर कर आगे बैठा हुआ था, कंपोनेंट्स से बेनिफिट्स घुसा दिए। ये तो तब है जब कॉपी सामने है। एक चांस Okay guys, so this chapter is divided into how many parts? 5 parts. Part A is in relation to BPA. BPA stands for Business Process Automation. Business Process Automation में कितनी चीजें पढ़ी अपन लोगों ने? 6 चीजें पढ़ी। सबसे पहले BPA का मीनिंग और कॉन्सेप्ट, दूसरा ऑब्जेक्टिव, तीसरा, चौथा इम्प्लीमेंटेशन। कितने स्टेप्स थे? 8। कंपोनेंट्स भी कितने हैं? 8। ओके, इम्प्लीमेंटेशन के बाद ऐसे प्रोसेस जिनको क्या करना चाहिए? ऑटोमेट करना चाहिए। उसके बाद लास्ट में चैलेंजेस। बीपीए के बाद पार्ट बी इज
in relation to ERM. ERM stands for Enterprise Risk Management. I repeat, Enterprise Risk Management. कितनी चीजें पढ़नी है? 3. पहला डेफिनेशन. डेफिनेशन को किससे रिलेट करना है? ऑडिट से. डेफिनेशन के अंदर कितने स्टेप्स? 3 स्टेप्स. पहला आइडेंटिफाई, मैनेज, रीजनेबल अश्योरेंस. अच्छा, इसमें एंटिटी कैसी होती है? ओके. उसके बाद हमने पढ़ा बेनिफिट्स. बेनिफिट्स कितने हैं? बहुत सारे, बट अपने को कितने करने हैं? एनी 5. उसके बाद 8 कंपोनेंट से मिलके बनता है ईआरएम का फ्रेमवर्क. इधर इंटरनल एम्प्लॉइज कैसे देखते हैं रिस्क को? ऑब्जेक्ट सेटिंग. और उसके बाद रिस्क को लेके 3 बातें. पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करो, उसके बाद असेस करो, फिर उसको रिस्पॉन्ड करो. उसके बाद CCM यानी कि कंट्रोल, कम्युनिकेट एंड मॉनिटर. आपको पता है, जो आपने अभी मुझे बताया, जो आपका बीच वाला पार्ट है, रिस्क को आइडेंटिफाई करना, उसको असेस करना और उसको मैनेज करना है. ये देखो, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट एंड रिस्क रिस्पॉन्ड. आपको पता है, जो आप ये मुझे बता रहे हो ना, मैं अपने स्टूडेंट्स को ना एक और हिंट देती हूँ यहाँ पर. वो हिंट ये देती हूँ कि जितना जो हमारा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, उसमें 315 एंड 330 इसी चीज से तो डील करता है. 315 कहता है आइडेंटिफाई द रिस्क, एंड 330 क्या कहते हैं? असेस करके क्या कर लो? रेस्पॉन्ड कर लो. 315 एंड 330. तो जो आपकी वो स्टिकी नोट्स है ना, उस पे 315 एंड 330 और लिख लो. आई गेस कि आपके सिलेबस में नहीं है पढ़ने में, बट आपको हर बार इसका जिक्र करना पड़ता है. क्या बोला मैंने बोला 315 के अंदर हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मल्टीपल मिस स्टेटमेंट, एंड इन 330 वी रिस्पॉन्ड. एंड रिस्पॉन्ड करने के लिए क्या लगाते हैं हम? ऑडिट प्रोसीजर्स, कंप्लायंस प्रोसीजर्स, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स. तो 315 330 आपके सिलेबस पे तो नहीं है, बट जब भी आप कोई आंसर लिखोगे ना, जब भी आप कोई आंसर देखोगे, आप कोई सजेस्टेड आंसर देखोगे, सब जगह 315 330 का जिक्र है. 315 में क्या करते हैं? आइडेंटिफाई और असेस करते हैं रिस्क को, कि एंटिटी कितने पानी में डूबी हुई है. और 330 में क्या करते हैं? जो हमने रिस्क को आइडेंटिफाई किया है उस पर क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं. जितना ज्यादा रिस्क उतने ज्यादा प्रोसीजर्स. 315 के अकॉर्डिंग अगर हमने आइडेंटिफाई किया कि एंटरप्राइज के अंदर ज्यादा रिस्क है, तो 330 के अकॉर्डिंग हमें ज्यादा प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे. एग्जाम्पल, अगर हमने मालूम किया कि एंटिटी के अंदर इंटरनल कंट्रोल नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, इंटरनल कंट्रोल नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, तो बताओ कौन से प्रोसीजर्स लगते हैं? इंटरनल कंट्रोल्स है ही नहीं. इंटरनल कंट्रोल्स हैं, इफेक्टिव नहीं है. इंटरनल कंट्रोल्स हैं, बट क्या बोलते हैं उसको? इट इज नॉट बीइंग फॉलोड कॉन्स्टेंटली. तो फिर हम कौन से प्रोसीजर्स लगाएंगे? कंप्लायंस प्रोसीजर्स. कोई बात नहीं. 330 कौन सा तुम्हारे सिलेबस में है? ठीक है, डरो नहीं. सब्सटैंटिव में बेटा आपके आते हैं कवर. मतलब मैं अपना निमोनिक याद कर रही थी, छोड़ो. ओके, चले आगे. ओके, so we are done with part B of the chapter. Now make a flow chart for part C of the chapter. We are not doing the flow chart, we are just making the flow chart. Part C किसके रिलेशन में था? रिस्क एंड कंट्रोल्स. वेरी गुड, रिस्क एंड कंट्रोल्स. क्योंकि यहां पर एंड लिखा है ना, तो 2 फ्लो चार्ट बनेंगे. एक फ्लो चार्ट बनेगा रिस्क का और एक फ्लो चार्ट बनेगा कंट्रोल्स का. सिर्फ लिख लीजिए, अभी समझेंगे नहीं, जब टॉपिक कराऊंगी तब समझाऊंगी.
कॉपी देना अपनी नोट्स मेरे वाले। हाँ कंट्रोल में। अगली क्लास में आप वो लेके आएंगे, अपनी ऑडिट की बुक लेके आएंगे। हाँ सब ऐसा वो क्यों कर रहे, ऑडिट की बुक लेके आएंगे। हाँ आप किससे पढ़ते हैं वो लेके आएंगे, जिससे आप पढ़ते हैं वो लेके आएंगे, सिंपल सी बात है। हैं नोट्स भी हैं बुक भी हैं, आप दोनों चीजें ले आना। चैप्टर का नहीं पता मेरे को, फर्स्ट मॉड्यूल किसे रिलेट करता है ये बता सकती हो। ये लो बेटा सिद्धि। अब मैं याद रखूंगी ना, जिससे मेरा नाम है उससे इसका नाम है, ऐसे याद रखूंगी ना मैं। अब गलती होएगी नहीं मेरे से। सृष्टि, प्रज्ञा, प्रिया, प्रज्ञा, प्रेरणा, पी से था, इतना तो याद था। तेरा याद तो नहीं है मेरे को। डबल ए, हाँ आयुष विद डबल ए। एक दिन बैठ के तुम्हारा नाम ही याद करूंगी, फोटो और नाम दे देना लिख के। आते हुए, हाँ आते हुए ना, मतलब रिविजन करती रहूंगी। हाँ अगर मैंने सबके नाम बता दिए तो। हाँ ठीक है बोला इसने। ऐसा ना हो उस दिन नए कमर आ जाए वहां पे, मतलब न्यू कमर्स। पता लगे मेरी चॉकलेट चली गई। बना लिया? नो मैम। तो ये वाला जो है अपना, ये है रिस्क का फ्लो चार्ट और ये है कंट्रोल्स का फ्लो चार्ट। देखो टॉपिक हमारे पास रिस्क में काफी सारे हैं, ठीक है, बट वो टॉपिक जो एग्जाम ओरिएंटेड है ना, मैंने सिर्फ वो यहाँ पर लिखे हैं। सेम गोज विद कंट्रोल्स, कंट्रोल्स में भी टॉपिक हमारे पास बहुत सारे हैं, बट जो एग्जाम में करने हैं ना आपको, सिर्फ मैंने यहाँ पर वो लिखे हैं। ठीक है डन। यहाँ पर क्या लिखा है? 315। इसके लिए मुझे ऑडिट की बुक चाहिए, और ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है ना, ये आपका ऑडिट का सेक्शन है। तो मैं आपको मार्क करा दूंगी बुक में, और एक बारी रिव्यू करा दूंगी कि आपको कहाँ से पढ़ना है। तो ऑडिट का एग्जाम लिखने के बाद ही मेरा पेपर होगा, तो ऑलरेडी आप वो चीज पढ़ चुके होंगे, तो आपको वो चीज दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, क्या कह रहा है? थोड़ा स्पेस छोड़ के पार्ट डी। Part D is in relation to risk and controls with respect to specific business processes. With respect to specific business processes. थोड़ा सा समझाती हूँ आपको क्या चीज है ये। देखो जो हमने ऊपर रिस्क एंड कंट्रोल्स पढ़े, वो पढ़े ब्रॉडर सेंस में। अब पता है वो क्या कह रहा है कि ना, आप ही ने तो कहा था ना कि जो चैप्टर नंबर 1 है वो मिसलेनियस है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट बिजनेस प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप हमें क्या दो, डिफरेंट बिजनेस प्रोसेस को उठाओ और फिर उसके रिस्क और कंट्रोल्स बताओ। तो कौन कौन से प्रोसेसेस को इसने कवर किया? इसने कवर किया 5 प्रोसेसेस को। कितने? 5 प्रोसेस को इसने कवर किया। परचेज को सुनेंगे पहले, सेल्स को। परचेज करना भी एक प्रोसेस, सेल्स करना भी एक प्रोसेस, इन्वेंट्री
को लाते हैं और उसके बाद उसको फिनिश कुछ बना देते हैं, वो भी एक प्रोसेस। सिमिलरली ह्यूमन रिसोर्स को लाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, फिर वो चला जाता है, वो भी एक प्रोसेस, यानी कि रिक्रूटिंग करना, स्टाफिंग करना, और फिर वो चले जाते हैं। फिक्स एसेट भी क्या करते हैं, लाते हैं और फिर यूज करते हैं, डेप्रिशिएट करते हैं, वो भी चले जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो हमारे कितनी एक्टिविटी है? 5 एक्टिविटी है। मैं अभी उनके नाम लिखवा रही हूँ, आप नाम एज इट इज लिखेंगे, ठीक है? इट इज P2P। P2P का फुल फॉर्म प्रोक्योर टू पे, प्रोक्योर टू पे। O2C यानी ऑर्डर टू कैश। कोई है इंटेलिजेंट बच्चा जो मुझे बता दे इसमें से सेल्स कौन सा है? क्यों? क्या क्या? ऑर्डर रिसीव हुआ, ठीक है, और फिर प्रोक्योर टू पे, परचेस, ठीक है। तुम सब में सही जवाब दे दिया तो किसी को भी चॉकलेट नहीं मिलेगी, कोई एक देता तो मैं दे देती। परचेज हो गया, सेल्स हो गया, इन्वेंट्री साइकिल, ह्यूमन रिसोर्स एंड फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स। अब सोचो 5 बिजनेस प्रोसेसेस और 5 के रिस्क एंड कंट्रोल्स। वाओ, मजा ही आ जाएगा, है ना? और एग्जाम में कोई एक ही आएगा, बताओ। HR तो नहीं आएगा, इन्वेंट्री भी नहीं आएगा, फिक्स एसेट के भी चांसेस कम है। P2P O2C बचता है अटेम्प्ट के लिए। चलिए दैट्स इट। हाँ, प्रिंट आउट। नहीं, ब्रेक नहीं दे रही हूं मैं, आ जाइए यहां पर। एक होमवर्क है वो बता रही हूं। ये इस वाले पेज पर आपको रिस्क मैनेजमेंट की टर्म्स दे रखी हैं। असेट क्या होता है, वनरेबिलिटी क्या, 22 असेट क्या होता है, वनरेबिलिटी क्या होती है, थ्रेट क्या होता है, एक्सपोजर क्या होता है, लाइक्लीहुड क्या होता है, अटैक क्या होता है, काउंटर मेजर क्या होता है। आपने ना इसको याद नहीं करना, आपने इसको रीड करना है। एग्जाम में क्या होगा, ये कंटेंट दे के रखा होगा, आपको ये डिटरमाइन करना होगा। तो आपको इस प्रकार से अपनी रीडिंग लगानी है कि अगर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूं तो आप आइडेंटिफाई कर सके कि वो कौन सी टर्म है। इज दैट क्लियर? बात समझ आई? सिर्फ इस बात को करना है, क्योंकि आप ये देख सकते हो टर्मिनोलॉजीज बहुत छोटी छोटी सी हैं। एग्जाम में तो लिखा हुआ नहीं आएगा, थ्रेट बताओ क्या होता है, कोई बात है, असेट बताओ क्या होती है, कोई बात है, ये तो लिखा हुआ कभी नहीं आएगा। वो आपसे पूछेगा कि मैं तो आपको कंटेंट दे रहा हूं, आप मुझे टर्म बताओ कौन सी है, और 4 टर्म ऐसी होंगी जो बहुत ज्यादा मिलती जुलती होंगे। ठीक है, चलिए एक टर्मिनोलॉजी है इसके अंदर, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, दैट इज वनरेबिलिटी, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे को इसमें दिक्कत होती है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैं क्या बोल रही हूँ, वनरेबिलिटी। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ऐसे कौन सा स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी स्कूटी या बाइक से यहाँ पर आते हैं, कार से ओके। सो जब भी हम स्कूटी वगैरह चलाते हैं, लड़कियों से तो बहुत बारी ऐसा हो जाता है कि चाबी उसी में लगी रह जाती है। ऐसा नहीं होता? होता है ना? लड़के तो बोल रहे होता है, लड़के हाँ इसलिए बोल रहे कि लड़कियों के साथ होता है या उनके साथ होता है? ओके, चलिए। तो ये बेटा मेरे को बाइक बनानी तो नहीं आती, बट बाइक के 2 टायर, ठीक है, ओके, पीछे की सीट भी बना देती हूँ ना। चलिए
सब बाइक में चाबी लगी रह गई, ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनेगा, वैसे सुनेगा, दो कंडीशंस, कंडीशन ए एंड कंडीशन बी। कंडीशन ए में चाबी लगी नहीं है, यानी कि आपकी चाबी आपके जेब के अंदर है, चाबी व्हीकल में नहीं लगी हुई, ठीक है। अगर नहीं लगी हुई चाबी, बट क्या किसी का मन अगर लल जाए तो क्या वो आपकी बाइक नहीं चुरा सकता? चुरा सकता है, चुरा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कंडीशन बी, चाबी लगी हुई है, तो अब क्या है? अब चांसेस, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब प्रोबेबिलिटी क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि आपके, सुनना, क्योंकि आपकी वीकनेस का अब क्या उठाया जाएगा? फायदा उठाया जाएगा। तो जब आपकी वीकनेस का फायदा उठाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? वल्नरेबिलिटी। बात समझ आए? अब जैसे छोटा सा बच्चा होता है, उसको बोलते हैं चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट, तो उसके भोलेपन का क्या उठाया जाता है? फायदा उठाया जाता है, और फिर कुछ चीजें खराब हो जाती हैं। तो जब भी हम क्या करते हैं, किसी का फायदा उठाते हैं उसकी वीकनेस की वजह से, उसको क्या बोलते हैं? वल्नरेबिलिटी। इज दैट क्लियर? बात समझ आई? तो वल्नरेबिलिटी में रिस्क अराइज होता है, डेफिनेटली होता है, बट दैट रिस्क इज ड्यू टू द वीकनेस ऑफ द अदर पर्सन। अब कोई भोला होता है, बहुत बेचारा सा भोला सा होता है, चलाक लोग कितने उसकी मतलब नाजायज फायदा नहीं उठा लेते उसका, सब हाँ कर रहे हैं, हाँ तुम ही हो वो जो फायदा उठाते हो, हाँ भर रहे हो। हमारे पास में वो क्या है? वल्नरेबिलिटी। अगर मान लो एक बच्चा है, उसकी इम्यूनिटी कमजोर है, उसको बुखार हो जाता है, हर दूसरे दिन जुकाम हो जाता है, तो वो क्या है? एक वल्नरेबल बच्चा है। हो सकता है आसपास वायरल फैला हो, बट जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है वो क्या है? एक वल्नरेबल बच्चा है, उसको जल्दी से बुखार क्या होगा? कैच होगा। इतनी बात समझ आई? तो जो भी हमारी वल्नरेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो दे आर मोर एक्सपोज्ड टुवर्ड्स द रिस्क, they are more exposed towards the risk. Is that clear? समझ आया? बाकी सारी टर्म्स आपको समझ में आ जाएंगी, सिर्फ एक यही है जो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस बच्चों को समझ में नहीं आती है। Is that clear? कोई दिक्कत? तो वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या है? किसी का नाजायज फायदा उठाना। क्लियर? चलिए लिख लीजिए वहां पर। वंश कह रहा मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे तो पता है। यहां पे लिख लीजिए किसी का नाजायज फायदा उठाना। क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, लिख लिया? क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, आपने पासवर्ड रखे हुए हैं अपने जीमेल के, फेसबुक के, इसके उसके, आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं रखा, एक एवी सा पासवर्ड रख दिया, तो ये क्या है? अगेन एक वल्नरेबल पोजीशन है। हैकर क्या कर सकता है? एलएवी क्या कर सकता है? लॉजिकल एक्सेस वायलेटर क्या कर सकता है? आपके उस वीक पासवर्ड का नाजायज फायदा उठा सकता है। तो ये एग्जाम्पल एग्जाम में आ जाएगा, वो आपसे पूछेगा बताओ ये कौन सी टर्मिनोलॉजी से रिलेट करता है? दैट इज इन रिलेशन टू वल्नरेबिलिटी। तो दो वर्ड याद रखेंगे, एक तो वीकनेस और दूसरा इससे कोई दूसरा बंदा फायदा भी उठा रहा है, किसी की वीकनेस का फायदा उठा रहा है। यानी कि आई एम नाउ कंक्लूडिंग, अगर एक्स की कोई वीकनेस है, तो वो वाई के लिए अपॉर्चुनिटी बन रही है। अगर एक्स की कोई वीकनेस है तो वो क्या बन रही है? वाई के लिए अपॉर्चुनिटी बन रही है। बस ये आपको ध्यान रखना है एंड यू आर गुड टू गो। कोई दिक्कत? चलिए आपको मैं बता देती हूं कि वैसे तो जो हमने रिस्क का फ्लो चार्ट बनाया है, उस रिस्क के फ्लो चार्ट को हमने जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग्जाम में उसके बेसिस पे बनाया है, राइट? बट क्या हमारे पास बाकी चीजें नहीं है? बिल्कुल हैं। रिस्क में देखो उसने क्या बोला? वी हैव इंट्रोडक्शन, वी हैव सोर्स, वी हैव टाइप्स। यहां से मैंने क्या उठाया है? टाइप्स उठाया है। एग्जाम के लिए क्या पढ़ के जाना है? टाइप्स पढ़ के जाना है। बाकी सारी चीजें रीडिंग के लिए आप पढ़ो, जो आपको करना है करो। उसके बाद रिस्क को मैनेज करने के लिए क्या बनाई हमने? स्ट्रैटेजीज बनाई। तो मैंने क्या उठाया? रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। तो दो ही चीजें क्या करनी एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, बाकी कोई भी चीज एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, इसीलिए मैंने सिर्फ ये दो चीजें यहां से उठाई हैं।
इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ आपको, फ्लो चार्ट का फ्लो बता रही हूँ। सिमिलरली नेक्स्ट पेज पे अगर आप जाओ तो आपको मिलेंगे कंट्रोल्स। ये देखिए कंट्रोल का फ्लो चार्ट मिला। अब कंट्रोल के फ्लो चार्ट पे मैंने आपको क्या एग्जाम के ओरिएंटेड क्या बताना है? पहला मीनिंग एंड टाइप्स। मीनिंग एंड टाइप्स एग्जाम में काफी ज्यादा बारी पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट ऐसे कौन सा? 315। एंड नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ आईसी यानी कि इंटरनल कंट्रोल। और एक बीच का रह गया की इंडिकेटर, ये ना लिमिटेशंस के जस्ट ऊपर ही है। ये क्वेश्चन ना बाद में ऐड हुआ था अमेंडमेंट्स के दौरान, तो ये मैंने अलग से बॉक्स में दे रखा है। और ये क्वेश्चन जब आता है ना बच्चे को पता भी नहीं चलता कि कहां से क्वेश्चन आया। तो ये 4 चीजें आपको एग्जाम के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ के जानी है, इसीलिए मैंने इसको फ्लो चार्ट में रखा। बाकी सब चीजों को आप सिर्फ रीडिंग लगा के भी काम कर सकते हो, ओल्ड लैंग्वेज में लिख सकते हो और आने के चांसेस भी ना के बराबर। Is that clear? Any दिक्कत? तो coming back to the flow chart, कहाँ बनाया मैंने? AC? चलिए, सो कमिंग बैक टू द फ्लो चार्ट, नाउ यू गॉट इट कि यहाँ पर टाइप्स में टाइप्स लिखा मैंने, यहाँ पे स्ट्रेटजीज लिखा मैंने, और वहां पे सिर्फ 4 चीजें लिखी है, मीनिंग, टाइप्स, ऐसे 315 के कंपोनेंट्स, एंड उसके बाद में की इंडिकेटर्स एंड लिमिटेशंस। इज दैट क्लियर? ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है विच आई बिलीव इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अटेम्प्ट। ERM इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, राइट? बट ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैंने आपको समराइज कर ही दिया है कि रिस्क एंड कंट्रोल्स ऊपर अपन ने पढ़े इन द मेजर वे, ये अपन पढ़ रहे विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक प्रोसेस। एग्जाम में प्रोसेस लिख कर देगा कि भैया मुझे P2P बता दो, मुझे O2C बता दो, O2C का मतलब क्या है और O2C में रिस्क एंड कंट्रोल्स क्या है, ये आपको एग्जाम में साफ साफ लिखा हुआ आएगा। Is that clear? बात समझ आ गई? Done? So that's it for the chapter number 1 right now, and now we'll be meeting after break and we'll be continuing with, चलिए